नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। दोस्तों, आप सभी के लिए जो थर्ड पेपर आप लोगों का चल रहा है, तीसरे नंबर का पेपर फर्स्ट ईयर का, तो उसका आपको सेकंड यूनिट आज पढ़ाया जाएगा। जिस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी एससी और एसटी, ये जो जनजातियां हैं दो, इनके बारे में, इन दो वर्गों के बारे में आज हम उनकी शिक्षा की चुनौतियों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, सब चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस सीरीज के हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। दूसरा चीज़ ये है कि आप लोग जब हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप, उस पर आपको एक कोर्स दिया जा रहा है जिसमें 20 मॉडल पेपर हैं। कितने हैं? 20 मॉडल पेपर हैं विद व्याख्या सहित। उनको आप लोग अगर पढ़ के जाएंगे तो उस कोर्स से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और उसका प्राइस आपको 109 रुपये देना है केवल। और ऐप में भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको आती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, आज के इस प्रश्न की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि पालीवाल जो जाति है, वो पालीवाल जाति है ना साथियों, वो किससे संबंधित है? बताइए जल्दी से। पालीवाल जाति का संबंध है साथियों ब्राह्मण जाति से, ब्राह्मण वर्ग से। ठीक है ना, पालीवाल जाति किससे? ब्राह्मण वर्ग से। वर्ग 4 है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला था ब्राह्मण वर्ग, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा था शूद्र। ये 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी पहले, जिसमें पालीवाल जो जाति थी वो ब्राह्मण वर्ग के अंतर्गत आती थी। अगला प्रश्न है आपका अंतर्विवाही समुदाय। अंतर्विवाही समुदाय इन सभी वर्गों के सभी वर्णों के अंतर होता है, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य। ठीक है ना। अगला प्रश्न है जाति की मुख्य विशेषता क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। जाति की मुख्य विशेषता है कि जाति क्या होती है? जन्म जात होती है। जाति जन्म जात इसलिए है क्योंकि मतलब जिस जाति में आप पैदा होते हैं ना, वही आपकी जाति निर्धारित की गई है। ठीक है, जाति को कोई समाज निर्धारित नहीं करता, कोई शिक्षक निर्धारित नहीं करता, समाज के बड़े बुजुर्ग निर्धारित नहीं करते, क्योंकि जाति तो आपकी जन्म से ही है। आप जिस समाज के अंदर जिस जाति में जन्म लेते हैं वही आपकी निर्धारित हो जाती है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी छुआछूत की जो बीमारी है, इसको संविधान के किस अनुच्छेद में अंत किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 17 में इसका संविधान के अंदर रिकॉर्ड किया गया है कि अस्पृश्यता एक कानूनी अपराध है, और ये बात की गई है अनुच्छेद 17 के अंदर। राजस्थान की जनजातियां विशेषकर कहाँ पर रहती हैं? उदयपुर जिले के अंदर रहती हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए कि राजस्थान में प्रमुख जनजातियों की संख्या कितनी है? 12 के आसपास। ठीक है ना, ये आपको याद रखना, करेक्ट आंसर 12। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन किसका है? याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये कथन है मजूमदार एवं मदान का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए दलित वर्ग को हरिजन किसने कहा है? हरिजन का अर्थ होता है, हरि का मतलब होता है भगवान और जन का मतलब होता है मानव, यानी जो भगवान के मानव, यानी भगवान के जो भक्त हैं उनको महात्मा गांधी जी ने हरिजन कहा है। किसको कहा है? जो दलित वर्ग के लोग हैं। ठीक है, दलित कैटेगरी के जो लोग हैं उनको हरिजन कहा है महात्मा गांधी ने। बहुत अच्छा प्रश्न भी है ये। अगला प्रश्न आपके लिए आता है, देखिए राजस्थान की कुल आबादी में से कितना प्रतिशत जनजातियों का है? तो याद रखना आप लोग 12.6% जनजातियों का है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो कुल आबादी में से राजस्थान में कितनी जनजाति रहती है? तो याद रखना आप लोग 8.4%। नेक्स्ट प्रश्न है समाजशास्त्री AR देसाई भारतीय जनजातियों को कितने वर्गों में बांटते हैं? भाई अच्छा प्रश्न है, तो याद रखें आप लोग 3 वर्गों में बांटते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यूएनओ ने किस दशक को आदिवासी दशक घोषित किया है? तो याद रखना 1994 से लेकर के 2004 तक, यानी 1994 से लेकर के 2004 तक की ये जो 10 वर्ष है, इसको आदिवासी दशक घोषित किया है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यूएनओ ने
आदिवासियों के अधिकारों की घोषणा में किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को ये अधिकार दिया गया है कि वे अपने इतिहास, भाषाएं, मौखिक परंपराएं, दर्शन और साहित्य को पुनर्जीवित करें? तो धारा नंबर 13, याद रखना कौन सी है, धारा नंबर 13 है, जिसमें आदिवासियों को अधिकार दिए गए। अगला प्रश्न है आपका, सांस्कृतिकरण और प्रबल जाति की संकल्पना किसकी देन है? तो ये आप लोग दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 30 और 31 नंबर का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका NM श्रीनिवास। कौन है? NM श्रीनिवास, जिन्होंने संस्कृति और प्रबल जाति की संकल्पना दी थी। सांस्कृतिक पूंजी अवधारणा को किस समाजशास्त्री ने विकसित किया था? तो ये आपको याद रखना आंसर हो जाएगा आपका बोरदयू। कौन है? बोरदयू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय का समाज से क्या संबंध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यालय का समाज से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि समाज के बालक ही विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके समाज में सुधार प्रक्रिया को विकसित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, गोत्र किसे कहते हैं? ये आप लोग जानते हो ना, गोत्र वगैरह पूछते हैं आप, तो आप लोग याद रखना, गोत्र जाति का वह उपभाग है जो अपने समूह से बाहर वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला होता है। व्यक्ति अपनी जाति में अपने गोत्र से बाहर शादी करता है। देखो, जाति का अलग सिस्टम है, जाति अलग चीज़ है और गोत्र अलग चीज़ है। आप लोग समझिए एक बार इसको एग्जाम्पल के तौर पे, कि मान के चलते हो आपकी जाति मीणा जाति है आपकी, तो मीणा का बच्चा मीणा की लड़की से शादी कर सकता है। और अब इस मीणा का गोत्र मान के चलते हो, 57 इसका गोत्र है, या जगरवाल इसका जो भी गोत्र है, इसके गोत्र का नाम 57 मान के चलते हो। हमारे यहाँ पर 57 मीणा जाति के लोग हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये 57 की जो गोत्र है जिस लड़के का, वो 57 गोत्र की लड़की से शादी नहीं कर सकता, बल्कि मीणा ही जाति से करेगा, लेकिन 57 गोत्र की नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा गोत्र की होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट है, गोत्र अलग चीज़ होती है, और एक ही जाति के अंतर्गत कई सारे गोत्र मिलते हैं, बहुत गोत्र होते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, जाति और गोत्र में अंतर क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, वही सिस्टम है। ये जाति और गोत्र में अंतर आ गया, ये आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुलोम विभाग किसे कहते हैं? अनुलोम विभाग किसे कहते हैं? जब एक उच्च वर्गीय व्यक्ति एक निम्न वर्ग की जाति से विवाह संबंध स्थापित कर लेता है, तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं अनुलोम विवाह। ठीक है ना, यानी कि कोई उच्च वर्ग का लड़का एक निम्न वर्ग की लड़की से शादी कर लेता है, तो उस व्यवस्था को, उस विवाह की व्यवस्था को हम कहेंगे अनुलोम विवाह। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए आता है, देखिए, हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में भी जाति व्यवस्था किस प्रकार की है? बिल्कुल, हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों के अंदर भी जाति व्यवस्था होती है। जैसे सिखों और मुसलमानों में भी और ईसाइयों में भी जाति व्यवस्था का प्रभाव पाया जाता है। सिखों में मजहबी सिख होते हैं, जाट सिख होते हैं, खत्री सिख होते हैं। ऐसे ही मुसलमानों में भी अशरफी और अजलाफी मुसलमान होते हैं। तो हर प्रकार के धर्म के अंदर जातियाँ पाई जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरजातीय विवाह क्यों हो रहे हैं? बताइए, अंतरजातीय विवाह क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उच्च जातियों में अंतरजातीय विवाह का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य प्रचलन बढ़ता जा रहा है, परंतु निम्न व पिछड़ी जाति वालों में अंतरजातीय विवाह नहीं के बराबर है। ये जो बड़े वर्ग के लोग हैं, केवल वही अंतरजातीय विवाह करते हैं। ठीक है ना, जबकि निम्न जातियों में ऐसा नहीं होता। उसका रीज़न आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरीके से, मैं आपको एक बार खुलासा कर देता हूँ कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनकी जनसंख्या कम है, हिंदुस्तान के अंदर उनकी जनसंख्या कम है, जबकि निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनकी संख्या क्या है? ज़्यादा है। आप लोग समझ पा रहे हो मैं किस चीज़ के प्रति बात कर रहा हूँ, वो आप लोग समझदार है। मैं इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लूँगा, हालांकि मैं एक शिक्षक होने के नाते, बट आप लोग समझ पा रहे हो। ये अंतर्जातीय विवाह जो परंपरा चल रही है ना, इसको रोकना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है इसको रोकना, अच्छा नहीं है ये। अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा मध्य या निम्न जाति के सदस्य किसी उच्च जाति की धार्मिक क्रियाओं, घरेलू या सामाजिक रीति रिवाजों को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। वो क्या कहलाती है? संस्कृतिकरण कहलाती है। क्लियर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे, जनजातीय समुदाय की विशेषता, ठीक है, क्या होती है? तो देखेंगे दो विशेषताओं के बारे में। जनजातीय वर्ग में सामाजिक स्तरीकरण का विभाजन नहीं होता। दूसरा है कि जनजातियाँ अपेक्षाकृत लोकतांत्रिक होती है, उनमें राजसत्ता जैसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। ठीक है, यह आप लोग याद रख लेना।
नेक्स्ट प्रश्न है, जनजाति और जाति के बीच अंतर किन आधारों पर किया जाता है? ये आप लोग याद रखेंगे। जनजाति और जाति के बीच अंतर को 3 आधारों पर किया जा सकता है। ये पहली स्थिति होती है सूचिता या असूचिता संबंधी धारणाओं पर, दूसरी है जात पात का प्रचलन न होना, और सामाजिक संगठन समता व बंधुता पर आधारित होना। धार्मिक विश्वास का आधार जीववादी होना, अर्थात उनके अनुसार मनुष्य के साथ साथ पेड़ पौधे, पर्वत, पठार, नदी आदि भी जीवित व्यक्ति होते हैं। इन सभी के आधार पर जाति और जनजाति में अंतर किया जाता है। अब आइए हम लघुत्तरात्मक प्रश्नों में देखते हैं, विद्यालय और समाज का क्या संबंध है। ये आप लोगों ने पढ़ा है थोड़ा पहले। तो एक घनिष्ठ संबंध है, विद्यालय वहीं पर स्थापित होते हैं जहाँ समाज होता है। विद्यालयों में यदि प्रबंधन की व्यवस्था सही है तो विद्यार्थी नियमित आते हैं। यदि अध्यापक रुचि लेते हैं तो विद्यालय की व्यवस्था ठीक रहेगी। अच्छे विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छे समाज का विकास होगा और समाज उन्नत अवस्था में पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये संबंध है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गीता के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है? भागवत गीता में समाज में चार वर्गों को स्वीकार किया गया, परंतु ये 4 वर्गों का विभाजन व्यक्ति के गुणों के आधार पर भी किया गया। भारतीय दर्शन में सत्व, रज और तम ये 3 गुण पाए गए। इनमें मानसिक प्रवृत्तियां सात्विक, राजसिक और सामसिक बनती है। इन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि। मनु ने भी व्यक्तिगत गुणों के आधार पर 4 वर्णों की जो संरचना है उसको स्वीकार भी किया गया था। तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि वर्ण जो व्यवस्था है उसकी 2 व्यक्तिगत विशेषताएं क्या होंगी? तो पहला ही विशेषता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था की 2 विशेषता। अच्छा क्वेश्चन है, आएगा 99%। श्रम विभाजन पर आधारित पहली विशेषता देखो, भारतीय वर्ण व्यवस्था में विभिन्न वर्णों के कर्म और कर्तव्यों का निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि सभी व्यक्तियों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे के सहयोग से हो सके। दूसरी विशेषता है कि विशेषीकरण में सहायक होती है। वर्ण व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के कार्यों का विभाजन हुआ है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार के कार्यों को करते रहने से कार्य विशेष में निपुणता प्राप्त हुई है। इससे संपूर्ण समाज को विशेषीकरण का लाभ भी हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जाति की विशेषता। देख लो, तो जाति की विशेषताएं, जाति जन्मजात होती है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है मृत्यु तक उसी जाति में रहता है। व्यक्ति अपनी जाति कभी नहीं बदल सकता। कुछ जातियां उच्च होती है, कुछ निम्न मानी जाती हैं, जिनका निर्धारण जन्म के समय पर ही तय हो जाता है। उच्च जातियों को कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं जो निम्न जातियों पर विविध प्रकार के प्रतिबंध हैं। ये कथन बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आज वर्तमान में, ये बहुत पुरानी प्रणाली की बात है, लेकिन वर्तमान में इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं किया जाता। उसका रीज़न ये है कि अब हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है ना, जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल होते हैं। विवाह अपनी ही जाति में कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी स्टेटमेंट इस लोकतंत्र के अंतर्गत अंतर्जातीय जो विवाह होता है ना, उसके अंतर्गत इसका उल्लंघन भी होता है। जाति व्यवस्था में खान पान के विशेष नियम है। उच्च जातियाँ निम्न समझे जाने वाली जातियों से खान पान का संबंध नहीं रखती हैं, लेकिन वर्तमान में आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज नहीं है वर्तमान में ऐसा। सारी जातियाँ एक दूसरे के साथ में सब प्रकार के भोजन व्यवस्था में शामिल होती हैं। ठीक है ना, आजकल वो भेदभाव खत्म हो चुका है, लेकिन ये प्राचीन परंपरा के अनुसार जो बनाए गए सामाजिक नियम थे ना, उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये आप लोग याद कर लेना। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना भाई, ये आप लोग पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, दलित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस तरह के प्रयासों की आवश्यकता है? ये प्रश्न अच्छा है, रिपीटेशन भी हो सकता है। हमें मध्याह्न भोजन जैसे कार्यक्रमों को अपनाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रमों से दलित परिवार की बालिकाओं को विद्यालय में लाने और उन्हें टिकाए रखने पर विशेष और अभूतपूर्व सफलता मिली है। यानी मिड डे मील जो योजना चालू की गई है उसके अनुसार राजकीय विद्यालयों में हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, ताकि दलित समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेजने की ओर प्रेरित कर सके। दलित समुदायों में स्त्री शिक्षा के प्रति चेतना जागृत करनी होगी, ताकि उन्हें स्त्री शिक्षा के महत्व का ज्ञान हो और वे अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के लिए गंभीर हो जाएं। इसके अतिरिक्त हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि विद्यालयों में
इनके प्रति उचित व्यवहार किया जाए और किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। दलित बाहुल्य के क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों में इसी समुदाय की अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाए और दलित बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। ये आप लोग याद कर लेना। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ठीक है, डीएन मजूमदार के अनुसार एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकुल है जिसका एक नाम होता है कि जिनके सदस्य एक ही क्षेत्र में रहते हैं, विवाह और व्यवसाय संबंधित कुछ निश्चित निषेधों का पालन करते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं तथा लेन देन और कर्तव्यों द्वारा बंधे होते हैं। अब भारत में जनजातियों की विशेषता बात करें तो प्रत्येक जाति का अपना एक अलग नाम होता है। सामान्यतः जनजाति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहती है। एक जनजाति के सभी सदस्यों की एक ही भाषा बोली जाती है। एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं। सभी जनजातियों का अपना राजनीतिक संगठन होता है, जैसे बड़े बुजुर्गों की परिषद। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको याद करके जाना है गुरु। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए आता है, ये प्रश्न और है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं किसके अंदर, अपने ऐप के अंदर। ऐप में आपको जो कोर्स दिया गया ना, वहाँ पे मैंने ज़्यादातर इंपॉर्टेंट प्रश्न वो लिए हैं। देखो संभावना यहाँ पर मैं केवल वो मेहनत करा रहा हूँ जो आप लोग करना चाहते हैं, लेकिन ऐप के अंदर मैंने उन प्रश्नों को लिया है जो सीधे आपको पेपर में मिलेंगे ऐप के अंदर। और बात रहती है ना निबंधात्मक प्रश्न, मैं आपको नहीं करवाऊंगा यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्नों को, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी ऐप में अपने कोर्स के अंदर करवा चुका हूँ, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, उस वजह से कोई फ़ायदा नहीं होता। और मेन चीज़ यही है कि आप लोग अपने कोर्स को सेलेक्ट करके पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपको चुनिंदा चीज़ें मिलेंगी और बेहतर समझ में भी आएंगी और अपने नोट्स भी आपको मिलेंगे हैंड रिटन प्राइस के अंदर। ठीक है भाई, तो चलिए आज का ये यूनिट यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट थर्ड यूनिट में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ऐप पर कोर्स को ज्वाइन कर लें, बिना झिझक के। आप लोग किसी भी प्रकार की कोई चिंता मत कीजिए, आपकी आराम से 70% के आसपास आराम से बन के चली जाएगी उन मॉडल पेपरों से। व्याख्या सहित है, वो कंप्लीट हैंड रिटन है, तो मेरी भाषा शैली अलग ही है। दूसरी चीज़, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ही लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रोजाना, अगर आप पैसा नहीं देना चाहते हैं, आप लोग निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।